दोस्तों, आजादी के बाद से इंडिया का सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। इस सफर में हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और हर मोड़ पर हमारी डेमोक्रेसी ने हमें एक नई दिशा दी है। जहां एक तरफ हमने तरक्की की नई ऊंचाइयां छुई हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और बिजनेस में सफलता, वहीं दूसरी तरफ अभी भी कई चैलेंजेस बाकी हैं। ग्रामीण इलाकों में विकास की कमी, शहरी गरीबी और सामाजिक असमानताएं आज भी हमारे सामने हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते इंडिया ने हर फील्ड में काफी प्रोग्रेस की है। हमारे चुनावों में हाई वोटर टर्नआउट और डाइवर्स कम्युनिटीज की भागीदारी इस बात का प्रमाण है। लेकिन हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अक्सर बहस का मुद्दा बना रहता है। राजनीतिक बहसें, संसद सत्र और न्यूज कवरेज में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज आम बात हो गई हैं। आज हम इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में बात करेंगे, उसकी कमियों को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे हम उसे और बेहतर बना सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे नागरिकों की भागीदारी और कम्युनिटी मीटिंग से पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। थिंक टैंक्स और पॉलिसी मेकर्स का रोल भी इसमें महत्वपूर्ण है। शुरू से ही इंडिया ने वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाते हुए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना। इस मॉडल ने हमें एक स्ट्रक्चर्ड और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दी है। इस सिस्टम ने, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर बेस्ड है, इंडिया की पॉलिटिक्स को शेप करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। चुनाव प्रक्रिया और पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका इसमें अहम रही है। लेकिन बीते कुछ दशकों में कुछ प्रॉब्लम्स सामने आई हैं, जैसे कि करप्शन स्कैंडल्स और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, जो हमारे डेमोक्रेटिक आइडियल्स पर सवाल खड़ा करती है। नागरिकों के प्रोटेस्ट्स और सोशल एक्टिविस्ट्स की आवाजें इन इश्यूज को हाईलाइट करती हैं। इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप मल्टी पार्टी सिस्टम, बार बार होने वाले इलेक्शंस और रीजनल और नेशनल इंटरेस्ट्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से भरा हुआ है। स्टेट असेंबलीज और नेशनल पार्टीज के बीच की डायनामिक्स भी इसमें शामिल हैं। जहां एक तरफ इस डाइवर्सिटी को इंडिया के डेमोक्रेटिक स्पिरिट का प्रतीक माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये कुछ चैलेंजेस भी लेकर आया है जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि पॉलिटिकल अनरेस्ट, गवर्नेंस में चैलेंजेस और युवा वर्ग के प्रोटेस्ट। ये सभी इश्यूज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की कमियों को उजागर करते हैं। आज जब इंडिया 21st सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटीज से गुजर रहा है, ऐसे में पॉलिटिकल सिस्टम की कमियों को दूर करना बहुत जरूरी हो गया है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और गवर्नेंस चैलेंजेस पर चर्चा करना अब समय की मांग है। लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स को मिलकर इन इश्यूज का समाधान निकालना होगा। सिर्फ मीनिंगफुल रिफॉर्म्स और एथिकल गवर्नेंस के जरिए ही इंडिया डेमोक्रेसी और प्रोग्रेस का सच्चा एग्जाम्पल बन सकता है। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करे और उन्हें समान अवसर प्रदान करे। इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये डेवलपमेंट में मदद करता है या फिर रुकावट पैदा करता है। हालांकि इस सिस्टम ने गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग का ढांचा तो दिया है, लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट में इसकी भूमिका पर आज भी बहस जारी है। क्रिटिक्स का मानना है कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम अपनी कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी और इनएफिशिएंट प्रोसेसेस की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस में बाधा बनता है। गवर्नेंस का बोझिल होना, साथ ही अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की कमी करप्शन को बढ़ावा देती है, जिससे इन्वेस्टमेंट कम होता है और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस का पॉलिटिसाइजेशन, जो असल में डेमोक्रेसी के पिलर्स होने चाहिए, लोगों का सिस्टम से भरोसा कम कर रहा है। जब रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने वाली संस्थाएं ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाए, तो ये एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की नींव को ही कमजोर कर देता है। पॉलिटिकल क्लास और सिटीजन्स के बीच बढ़ती दूरी इस क्राइसिस को और भी गहरा करती है। करप्शन की परसेप्शन, साथ ही बड़े बड़े वादों को पूरा न कर पाना और जरूरी मुद्दों पर ठोस काम न होना लोगों में डिसइल्यूजनमेंट और एपैथी पैदा कर रहा है। करप्शन, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, ने इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को अपनी चपेट में ले लिया है। यह समस्या केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ग्लोबल इश्यू है जो हर जगह लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। छोटी मोटी रिश्वतखोरी से लेकर नेताओं, अफसरों और बड़े बड़े बिजनेसमैन के स्कैम्स तक करप्शन हर स्तर पर फैला हुआ है। करप्शन ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली हैं कि पब्लिक ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है और देश की तरक्की रुक रही है। लोग अपने नेताओं और सरकारी संस्थाओं पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। करप्शन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाते। वो कुछ मुट्ठी भर लोगों की जेबों में चले जाते हैं। ये लोग अपने फायदे के लिए जनता के हक का पैसा हड़प लेते हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरी चीजों के लिए जो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं,
वो करप्शन की भेंट चियाराज जाते हैं, जिससे समाज के विकास में बाधा आती है। ये फंड्स जो समाज के विकास के लिए इस्तेमाल होने चाहिए थे, वो भ्रष्टाचार के कारण बर्बाद हो जाते हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर समाज के सबसे गरीब तबके पर पड़ता है। गरीब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही सीमित संसाधन होते हैं। इसके अलावा करप्शन की वजह से एक ऐसा माहौल बनता है जहां सफलता टैलेंट से नहीं बल्कि पावर और अनएथिकल प्रैक्टिसेस में शामिल होने से मिलती है। ये कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी लोगों में सिनिसिज्म पैदा करता है, जिससे समाज में नैतिकता का पतन होता है। उन्हें लगता है कि सिस्टम उनके खिलाफ है और उनकी आवाज का कोई महत्व नहीं है, जिससे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में उनका विश्वास और भी कम होता जाता है। लोग चुनावों में भाग लेने से कतराते हैं और अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करते। करप्शन से लड़ने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें सख्त कानून, इफेक्टिव एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स और अनएथिकल बिहेवियर के प्रति जीरो टॉलरेंस शामिल है। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे और जनता को भी जागरूक करना होगा। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को मजबूत बनाना ताकि वे बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच कर सकें, बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना ताकि दोषियों को समय पर सजा मिल सके भी महत्वपूर्ण है। और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना ताकि जनता को पता चल सके कि उनके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, इस डीपली एंट्रेंच्ड इश्यू से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम सब मिलकर इस समस्या का सामना करें तो एक दिन हम करप्शन फ्री सोसाइटी बना सकते हैं, जहां हर व्यक्ति को उसके हक का लाभ मिल सके। सेक्शन 4, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, अ लेगेसी ऑफ प्रिविलेज। दुनिया भर की कई डेमोक्रेसीज में वंशवाद यानी परिवारवाद एक आम बात है और इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो कई देशों में देखा जाता है, जहां पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस कुछ खास परिवारों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। आजादी के बाद से ही इंडिया की राजनीति में कुछ परिवारों का दबदबा रहा है, जिससे फेयरनेस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन पर सवाल उठते रहे हैं। यह सवाल उठता है कि क्या यह सही है कि कुछ ही परिवारों को बार बार सत्ता में आने का मौका मिले, जबकि अन्य योग्य उम्मीदवारों को मौका नहीं मिल पाता। हालांकि परिवारवाद के समर्थकों का कहना है कि इससे लीडरशिप में निरंतरता बनी रहती है और एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल फैमिलीज का एक्सपीरियंस और नेटवर्क काम आता है। उनका मानना है कि यह अनुभव और नेटवर्क देश की भलाई के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यह स्थिरता और कंटिन्यूटी प्रदान करता है। लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये मेरिटोक्रेसी के सिद्धांतों के खिलाफ है और पॉलिटिक्स में आने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अनइवन प्लेइंग फील्ड तैयार करता है। वे कहते हैं कि यह व्यवस्था उन लोगों के लिए अनुचित है जो अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वंशवाद की वजह से पावर कुछ खास लोगों के हाथों में ही सिमट कर रह जाती है, जिससे नए पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज को मौका नहीं मिल पाता। यह स्थिति लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, जहां हर किसी को समान अवसर मिलना चाहिए। जब पॉलिटिकल ऑफिसेज को हेरिडिटरी एंटाइटलमेंट्स मान लिया जाता है, तो पॉलिटिकल कंपटीशन खत्म हो जाता है और डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले नए लीडर्स को उभरने का मौका नहीं मिलता। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि यह नए और इनोवेटिव आइडियाज को दबा देती है। वंशवाद के इस चक्र को तोड़ने के लिए जरूरी है कि हम मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा दें और सभी सिटीजन्स को पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का बराबर मौका दें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर किसी को अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जरिए पैसे और बाहुबल के इन्फ्लुएंस को कम करना, साथ ही इनर पार्टी डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से लीडरशिप को प्रमोट करना इस दिशा में उठाए जाने वाले कुछ अहम कदम हो सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि हर किसी को समान अवसर मिल सके और लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो सकें। सेक्शन 5, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी अंडर थ्रेट, अ ब्रोकन प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेसी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किसी भी डेमोक्रेसी की नींव होते हैं। यही वो जरिया है जिसके जरिए सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। लेकिन इंडिया में इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटेग्रिटी पर उठ रहे सवालों ने देश की डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पर सवालिया निशान लगा दिया है। वोटर इंटिमिडेशन और बूथ कैप्चरिंग से लेकर पैसे और बाहुबल के जरिए वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने जैसे इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस देश के कई हिस्सों में चुनावों को प्रभावित करते रहे हैं। ये प्रैक्टिसेस डेमोक्रेसी के मूल्यों को कमजोर करते हैं
इलेक्ट्रल सिस्टम में लोगों का भरोसा तोड़ते हैं और जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को डिस्करेज करते हैं। पॉलिटिक्स में पैसे का बढ़ता हुआ प्रभाव एक और बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे एक अनइवन प्लेइंग फील्ड तैयार होता है और अमीर कैंडिडेट्स और पार्टीज को फायदा होता है। इलेक्शंस में काले धन का इस्तेमाल और वोट खरीदना डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तोड़ता है और इसे एक ऐसी नीलामी में बदल देता है जहां अक्सर सबसे ज्यादा पैसे वाला ही जीतता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मजबूत बनाने, पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने और इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने जैसे रिफॉर्म्स इलेक्टोरल प्रोसेस में लोगों का विश्वास बहाल करने और इंडिया की डेमोक्रेसी की सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है।